हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडू एक्सप्रेस 1995। तो आज ये जो लेक्चर है वो साइंस के ऊपर है। क्लास 9th की जो एनसीईआरटी है उसका एग्जाम्पलर है मोशन चैप्टर का। ठीक है, तो उसके हमने एमसीक्यूज़ लिए हुए हैं। लगभग उसमें 11 एमसीक्यूज़ है। 10 एमसीक्यूज़ मैं आज डिस्कस करा दूँगी। इसे बहुत अच्छे से देखिएगा क्योंकि ये बीपीएससी के सारे एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर चाहे तो क्लास 9th के स्टूडेंट्स जो हैं वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहली बात कि देखिए ये हमारा नया चैनल है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्कल वुड बी। हिंदी में भी देख लेते हैं। एक कण है जिसकी त्रिज्या आर के वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। आधा वृत्त पूरा करने के बाद उसका विस्थापन क्या होगा? तो देखिए क्वेश्चन को समझिए। कोई पार्टिकल है, ठीक है, और वो पार्टिकल क्या कर रही है? मूव कर रही है या गति कर रही है। पर पाथ कैसा है? वृत्ताकार पाथ है। वृत्ताकार पाथ है और वृत्ताकार पाथ पे मान लीजिए कोई पार्टिकल है वो मूव कर रहा है। ये ऐसे मूव कर रहा है इस अपने वृत्ताकार पाथ पे। अब वो बोल रहा है कि जब वो हाफ, जब वो हाफ चल लेता है, ठीक है, सर्कल का हाफ या वृत्त का आधा, तो ये वृत्त का आधा यहाँ तक होगा लगभग, ये वृत्त का आधा चल लेता है, तो पूछ रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा। तो बहुत सारे लोगों का आंसर क्या होगा? पाई आर। क्यों? कि सबको पता है कि 2 पाई आर जो है वो सर्कल का सरकमफेरेंस होता है, यानी कि परिधि होता है। और जब ये हाफ पूछ रहा है तो 2 पाई आर का हाफ कर देंगे तो पाई आर जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पर ये रॉन्ग है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस नहीं पूछा उसने, उसने पूछा है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट रूट, ठीक है, या फिर शॉर्टेस्ट पाथ। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो इस क्वेश्चन के हिसाब से इसने पूछा है कि हाफ डिस्टेंस या फिर हाफ जो सर्कल होगा, हाफ सर्कल ट्रेवल करने पर डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो ये हमारा सबसे छोटा रास्ता है। हम इतना लॉन्ग ट्रेवल करके क्यों जाएंगे? जब हमें डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो डिस्प्लेसमेंट के केस में हमेशा छोटा रास्ता ढूंढते हैं, ठीक है, और शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढते हैं। तो शॉर्टेस्ट पाथ हमारा ये होगा। और ये है क्या? जब उसने बोला है कि त्रिज्या आर, ठीक है, आर त्रिज्या है, रेडियस आर है, तो अगर रेडियस आर है तो ये आर है और ये आर है, यानी कि 2r। इसका मतलब है यहाँ का डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 2r होगा। ये रॉन्ग है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी u, द ग्रेटेस्ट हाइट h टू विच इट विल राइज इज। कोई वस्तु है, ठीक है, और उस वस्तु को u वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, ठीक। तो पूछ रहा है कि जब अधिकतम ऊंचाई तक वो चला जाएगा, यानी कि ये जो इसकी हाइट है वो h, ये इसकी अधिकतम ऊंचाई। ओके, सो हमने जो है काइनेटिक चैप्टर में मोशन के 3 इक्वेशंस हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है, 3 समीकरण हमने पढ़ा हुआ है। कौन कौन सा? पहला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, एंड थर्ड है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। जब भी हमें ऐसा पूछे कि हाइट पे भेज रहे हैं कोई भी चीज़, उस कॉन्टेक्स्ट में हम हमेशा एसिलरेशन को जो है वो जी के कॉन्टेक्स्ट में कंसीडर करते हैं, यानी कि जी के जैसे हम उसे लेते हैं, जी के बराबर लेते हैं ए को, त्वरण को। जो हमारा त्वरण होगा, ठीक है, वो त्वरण क्या हो जाएगा? जी के बराबर हो जाएगा। और ये क्या होता है? जी ग्रेविटी होती है, ठीक है ना, ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण जो एसिलरेशन होता है वो होता है जी, ठीक है। तो त्वरण जो होगा वो कब उत्पन्न होगा? किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है, ठीक है, उसे हम जी कहते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो बॉल को जब ऊपर फेंका जा रहा है तो उस हाइट में, जब भी किसी चीज़ को ऊपर फेंकी जाती है तो उस हाइट में जो इक्वेशंस यूज होता है वो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2s यूज होता है, ठीक है, क्योंकि ये हाइट के कॉन्टेक्स्ट में है। अब बोलेंगे यहाँ पे भी तो s है, ये क्यों नहीं यूज हो रहा है? क्योंकि ये तब यूज होता है जब हमारा एसिलरेशन जो होता है वो क्या होता है? एसिलरेशन, एसिलरेशन हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये उसका केस है। जब हमारा एसिलरेशन कांस्टेंट होगा उस कॉन्टेक्स्ट में हम ये s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को यूज़ करेंगे। तो अभी हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। हमारा जो इक्वेशन यूज़ होगा वो होगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसमें हम पुट करेंगे अपनी वैल्यू को, ठीक है।
जब वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पर s की जगह आप क्या ले लोगे, s की जगह ले लेंगे h। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, s की जगह ले लिया h जो कि हाइट है उसकी मैक्सिमम हाइट। a की जगह हमने क्या ले लिया, g। 2 को एज इट इज़ रहने देंगे और यू स्क्वायर भी रहेगा, लेकिन जो v स्क्वायर है वो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पे फेंकते हैं तो उस टाइम पे जब वो हाइट पे जाती है तो बिल्कुल छोटे समय के लिए, माइनर टाइम के लिए वेलोसिटी हमारी 0 होती है, ठीक है। और उसी मैक्सिमम हाइट की बात ही वो कर रहा है। तो जब वो मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो हमारा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इस कॉन्टेक्स्ट में यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो g है वो नेगेटिव g होगा, माइनस जी होगा। अब ये माइनस जी क्यों होगा, माइनस जी इसलिए होगा क्योंकि ग्रेविटी हमको नीचे खींचती है और हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में जो है ये ग्रेविटेशन के कारण जो एक्सीलरेशन हो रहा है वो नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, माइनस जी लेंगे। और अगर यहाँ पे माइनस जी लेंगे तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, यू स्क्वायर प्लस और ये माइनस 2gh। तो यू स्क्वायर माइनस 2gh हो जाएगा इज इक्वल टू 0 और यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2gh हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन के हिसाब से हम इसको निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें पूछा क्या है, हाइट पूछा है, तो हाइट के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। हाइट हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे है यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh और हाइट हमारी हो जाएगी यू स्क्वायर बाय 2g। तो हमारा ये बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, यानी कि विस्थापन और दूरी का जो संख्यात्मक अनुपात है, यानी कि रेशियो पूछ रहा है। जब हम रेशियो की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा ध्यान रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट यानी कि जो विस्थापन होता है, विस्थापन वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि उसकी दिशा भी होती है, यानी कि उसके पास डायरेक्शन भी होता है, ठीक है ना, डायरेक्शन भी होता है। वो ऐसा नहीं कि बिना डायरेक्शन के चलेगा, डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, यानी कि मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू भी होती है, ठीक है, कुछ ना कुछ वैल्यू भी रहेगी, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वाली वैल्यू हमारी ऊपर है, ठीक है, एंड डिस्टेंस वाली वैल्यू नीचे है। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो सब हो सकता है। तो जब ये ज़ीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशो पूछा हुआ है उसके हिसाब से डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस यानी कि विस्थापन और दूरी, तो ये दूरी है और ये विस्थापन है। जब हम बात करेंगे विस्थापन की, तो विस्थापन क्या हो सकती है, प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। लेकिन डिस्टेंस के हिसाब से हमेशा याद रखिएगा कि ये हमेशा पॉजिटिव ही होती है, नेगेटिव और ज़ीरो होने का चांसेस डिस्टेंस का नहीं है। और डिस्टेंस जो होती है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से क्या होती है, बड़ी होती है। डिस्प्लेसमेंट छोटी हो सकती है डिस्टेंस से, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो शॉर्टेस्ट रूट की बात करता है, छोटे पाथ की बात करता है। और जब डिस्प्लेसमेंट छोटे पाथ की बात करता है, इसका मतलब है कि वो डिस्टेंस से क्या होगी, डिस्टेंस से छोटी हो सकती है और ये डिस्टेंस के बराबर भी हो सकती है। तो अगर इस वाले इक्वेशन को आप देखोगे तो इस हिसाब से क्या निकालोगे कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन और दूरी की बात करें, ठीक है, दूरी की बात करें, तो जब इसका हम अनुपात निकालेंगे तो विस्थापन इधर है और दूरी को यहाँ से उठा के अगर यहाँ ले आओगे तो विस्थापन बटे में दूरी, जो कि क्या होगी, हमेशा 1 से लेस देन होगी और क्या होगी, 1 के बराबर भी हो सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है आपको, इक्वल और लेस देन 1। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो जो होगा वो इक्वल होगा 1 से और लेस देन होगा 1 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फोर्थ, ये बोल रहा है कि इफ़ द डिस्प्लेसमेंट यानी कि किसी वस्तु का विस्थापन, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट होता है, अगर हम उसको टाइम के स्क्वायर के इक्वल कर दें, यानी कि समय के वर्ग के समानुपात कर देते हैं, तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो मूव होगा कैसे,
तो यहाँ से अभी हमने आपको एक इक्वेशन बताया था कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन ही, ये मोशन का जो इक्वेशन है काइनेटिक चैप्टर्स में, ये बनता ही तब है जब हमारा एक्सीलरेशन क्या हो, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन यानी कि एक समान त्वरण की स्थिति जब होती है तभी ये हमारा इक्वेशन बनता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो डिस्प्लेसमेंट है उसको बोल रहा है कि टाइम के स्क्वायर के बराबर ले लीजिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के कॉन्टेक्स्ट में जो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के रिस्पेक्ट में ये इक्वेशन फुलफिल करती है, और अगर हम इनिशियल वेलोसिटी को 0 एज्यूम कर लेते हैं तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। अब s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर जो हमारा इक्वेशन बन रहा है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो s को बोल रहा है यानी डिस्प्लेसमेंट को बोल रहा है कि टाइम के स्क्वायर के बराबर रख लेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए टाइम के स्क्वायर के बराबर ही तो है ये डिस्प्लेसमेंट, और ये हो कब रहा है, जब हमारा एक्सीलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन किसी भी ऑब्जेक्ट का यानी कि किसी भी कण का टाइम के स्क्वायर के बराबर कब हो जाता है, जब हमारा एक्सीलरेशन क्या हो, यूनिफॉर्म हो। क्योंकि यहाँ पे जो इक्वेशन है वो तभी फुलफिल करती है जब हमारा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है, और हमने यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के कॉन्टेक्स्ट में क्या किया, इनिशियल वेलोसिटी को 0 अज्यूम कर लिया। तो हमारी ये वाली इक्वेशन है वो बन करके आ गई, और ये इक्वेशन तब बन करके आई है जब हमने ये वाले इक्वेशन को यूज़ किया है। ठीक है, नेक्स्ट 5th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए वीटी ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे वीटी ग्राफ दिया हुआ है और पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट जो होगा क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन में होगा, रेस्ट में होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा, या मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा। तो यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड रुकिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा ग्राफ तो नहीं दिया हुआ है, मैं बना देती हूँ। ग्राफ जो हमारा है वो कुछ इस तरीके से है, ये हमारा वेलोसिटी है और ये हमारा टाइम है, ठीक है, ये वाला ग्राफ है इसका। ये पूछ रहा है कि जो गिवन ग्राफ है वीटी, इसमें क्या होगा ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु जो है वो किस चीज़ में है, क्या एक समान गति से चल रही है वस्तु, ठीक है, या तो वस्तु जो है वो रेस्ट पे है यानी कि रुकी हुई है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है यानी कि असमान गति से चल रही है, या फिर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन यानी कि एक समान त्वरण से चल रही है। तो बताइए, तो देखते ही पता चल रहा है ये हमारी वेलोसिटी है और ये टाइम है। टाइम को हम सेकेंड में हमेशा लेते हैं एंड वेलोसिटी को क्या है, मीटर पर सेकेंड में लेते हैं, ठीक है। तो अब इस हिसाब से देखिए आप, मान लीजिए यहाँ पे मैंने 1 2 3 ले लिया है, यहाँ पे 4 8 12। अब यहाँ पे जब आप देखेंगे तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो हमारी वेलोसिटी है वो 8 ही है, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, यानी कि वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रही। और जब वेलोसिटी चेंज हो नहीं रही है उस कॉन्टेक्स्ट में हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी चेंज होगी तब तो एक्सीलरेशन होगा, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या होता है, यानी कि त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। वेलोसिटी में चेंज होने को ही हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पे तो एक्सीलरेशन हो नहीं रहा है, जब एक्सीलरेशन हो नहीं रहा है इसका मतलब है कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, और वेलोसिटी जब कांस्टेंट है यानी कि हमारा मोशन क्या है, यूनिफॉर्म है, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन में ही हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो चल रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 के बाद 6। यहाँ पे पूछ रहा है कि एक बॉय है वो क्या कर रहा है, एंजॉय कर रहा है मैरी गो राउंड। मैरी गो राउंड का मतलब अगर वो गोल गोल चक्कर लगाने वाला जो है वो काम कर रहा है, लेकिन वो जो काम कर रहा है वो कांस्टेंट स्पीड से कर रहा है, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड की उसकी स्पीड है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड की उसकी स्पीड है, और एक लड़का जो है झूला झूल रहा है, ठीक है, मैरी गो राउंड वाला झूला झूल रहा है। तो पूछ रहा है कि वो लड़का जो है वो किस में है, क्या रेस्ट में है, या फिर उसमें कुछ एक्सीलरेशन है ही नहीं, या फिर वो एक्सीलरेटेड मोशन में है, या फिर वो एक समान वेग से चल रहा है। तो किस में होगा, यहाँ पे देखेंगे अगर आप, तो जब वो राउंड लगा रहा है इसका मतलब है कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। यहाँ पे ये डायरेक्शन है, यहाँ पे फिर डायरेक्शन चेंज हो गई उसकी, यहाँ पे फिर डायरेक्शन चेंज हो गई उसकी, यहाँ पे फिर डायरेक्शन चेंज हो गई उसकी, यानी कि डायरेक्शन चेंज हो रही है। और जब डायरेक्शन चेंज हो रही है इसका मतलब होता है कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है। और
अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है यानी कि वेग में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक्सीलरेशन हो रहा है, त्वरण हो रहा है, ठीक है ना। तभी तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेग में परिवर्तन तभी हो रहा है। इसका मतलब है कि एक्सीलरेशन जो है वो हमारा हो रहा है उसमें। तो इसका वाला जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा कि हमारी जो भी ऑब्जेक्ट है या फिर हमारा जो बॉय है वो एक्सीलरेटेड मोशन में, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो हमारा वेलोसिटी माना जाएगा कि चेंज हो रहा है। वेलोसिटी में चेंज तभी माना जाता है जब हमारा डायरेक्शन चेंज होता है, ठीक है। क्योंकि वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, सदिश राशि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। 7 क्या है? 7 पूछ रहा है कि जब हम वीटी ग्राफ लेते हैं यानी कि वेग और समय वाला ग्राफ लेते हैं तो जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके पास क्या उसका यूनिट होगा, ठीक है। यानी कि क्षेत्रफल की बात कर रहा है कि जो वेग और समय का जो क्षेत्रफल होगा, ये वाला जो क्षेत्रफल बन रहा है, इस क्षेत्रफल के बारे में आप बताइए हमें कि जो क्षेत्रफल बनेगा ये क्या बनेगा? क्षेत्रफल। अब एक बात बताइए, ये कहीं ना कहीं हमें क्या दिख रहा है? हमें ट्रायंगल दिख रहा है। और मैं ऐसा क्यों बनाई, ऐसा क्यों नहीं बनाई? क्योंकि ये गलत है। यहाँ पे जो वेलोसिटी टाइम वाला ग्राफ बनेगा वो इस टाइप से बना हुआ है, ठीक है, वो बुक में बना है, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं है इसलिए मैं बना दे रही हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एरिया की बात कर रहा है, और एरिया जब यहाँ पे देखोगे तो ट्रायंगल शेप का लग रहा है, और ट्रायंगल का एरिया यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग को पता ही होगा क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और हमारा यहाँ पे बेस है क्या? टाइम। हाइट क्या है? हाइट है वेलोसिटी। तो जब वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे हम तभी तो हमारा एरिया आएगा, ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल है। और जब वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा मिलेगा क्या रिजल्ट में? रिजल्ट में मिलेगा डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को हम हिंदी में कहते हैं विस्थापन। और विस्थापन की यूनिट क्या होगी? इकाई क्या होगी? मीटर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 8। इसमें कह रहा है कि हमारे 4 कार है। कितनी कार है? 4 कार है। अब वो कार है, कार ए, कार बी, कार सी, कार डी, और वो मूव कर रही है, ठीक है, मूव कर रही है। कैसे मूव कर रही है? लेवलिंग वाले रोड पे मूव कर रही है, मतलब कि रोड कैसी है? समतल है, कहीं से उबड़ खाबड़ नहीं है, समतल रोड है, उस पर कार चल रही है। और बोल रहा है कि उसका ग्राफ दिखाया गया है। अब बताइए कि ग्राफ में इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ग्राफ आपका ये रहा, ठीक है, ये रहा आपका ग्राफ। अब इसमें बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। देख लीजिए ग्राफ, ए बी सी और डी, ये ग्राफ है, ठीक है। इस हिसाब से यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे फिर से, क्योंकि ग्राफ के हिसाब से यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा? ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्राफ है मैं बना देती हूँ आपको। ये ग्राफ इस तरीके से रहेगा। एक सेकेंड में बना देती हूँ ग्राफ, आप लोग रुक जाइए थोड़ा सा, क्योंकि ग्राफ जो बना हुआ है उसमें नेमिंग गलत है, ठीक है। तो मैं नेमिंग आपकी कर देती हूँ, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग नेम मैच करना चाहिए ना, इसीलिए, ठीक है। तो चलिए ये ग्राफ मैं बना देती हूँ प्रॉपर आप लोगों के लिए। ये रहा आपका ग्राफ। अब यहाँ पे कार बी है, ठीक है, कार सी है, कार ए है और कार डी है। अब यहाँ पे बताइए कार ए इज़ फास्टर देन कार डी, क्या कार ए जो है वो फास्टर है कार डी से? नहीं तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें ज़्यादा वेलोसिटी जो है, ज़्यादा डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो ज़्यादा डिस्टेंस किसने चला है? ज़्यादा डिस्टेंस जो चला है डी चला है, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। कार बी इज़ द स्लोवेस्ट, हाँ बिल्कुल कार बी इज़ द स्लोवेस्ट, क्यों? क्योंकि ये कम डिस्टेंस ट्रेवल किया है, सबसे कम डिस्टेंस इसी ने ट्रेवल किया है, तो कार बी जो है वो स्लोवेस्ट है, यही ऑप्शन हमारा सही है। कार डी इज़ फास्टर देन कार सी, कार डी जो है वो सी से फास्टर है क्या? अब उस कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे कि कार डी जो है वो सी से फास्टर है कि नहीं, तो सी से ये फास्टर तो है लेकिन हम टाइम भी तो मैच करेंगे, इसीलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। कार सी क्या स्लोवेस्ट है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कार सी स्लोवेस्ट नहीं है, कार बी स्लोवेस्ट है। नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा 9।
तो अब ये पूछ रहा है कि जो भी हमारा ऑप्शन दिया हुआ है ग्राफ, उसमें से सही कौन सा है। तो ग्राफ ये देख लीजिए, ये पूछ रहा है कि यूनिफॉर्म मोशन यानी कि एक समान त्वरण वाला ग्राफ बता दीजिए। ठीक है, एक समान त्वरण नहीं, एक समान गति वाला ग्राफ बताइए, मोशन बोल रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा पहला वाला ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अभी यहाँ पे अगर आपको नहीं पता है तो अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था यूनिफॉर्म मोशन का, जो कि वेलोसिटी टाइम के कॉन्टेक्स्ट में था। उससे तो याद आ जाना चाहिए, यानी कि डी वाला ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी और टाइम, ठीक है, यहाँ पे हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हमारा मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन है। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन कब होता है? जब सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस ट्रेवल हो। ठीक है, सेम समय में यानी कि समान समय में समान दूरी तय करे, तो उस टाइम पे हमारा क्या होता है? गति जो होता है वो एक समान होता है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्लोप ऑफ ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं, ये हमारा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी कि वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ का जो स्लोप है, ठीक है, ढाल है, वो क्या बताता है? हम लोग पढ़े हुए हैं, अब आपने मैथ्स में अगर पढ़ा होगा तो टेन थीटा को हमेशा हम स्लोप से रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी हमारा स्लोप का बात आएगा तो टेन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और मैथ्स में हमने पढ़ा हुआ इतना बेसिक, सभी ने पढ़ा होगा कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, यानी कि लंब बटे आधार होता है। अब यहाँ पे लंब का काम कर कौन रहा है? लंब का काम कर रहा है वेलोसिटी। आधार का काम कौन कर रहा है? टाइम, यानी कि वेग बटे समय। अब समय, वेग बटे समय, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्या? वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन, यानी कि त्वरण कहते हैं। तो जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा? एक्सीलरेशन आएगा, यानी कि त्वरण आएगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है, और आप लोग सपोर्ट दिखाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियोस कल अपलोड करूँगी, जो कि शॉर्ट आंसर वीडियो कल अपलोड, नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड हो जाएगी, ठीक है, जो कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड आप लोग शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच।